चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 22.50। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 22.50। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। ये आपको दे रखा है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹50,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ फ्रॉम मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एडजस्टमेंट आपका परचेज पे होगा, तो परचेज पे टिक लगाओ। परचेज पे टिक लगाओ। देन आपको क्या दे रखा है? डेप्रिसिएट एजेंट सैंपल्स बाय 25%, उस पर एजेंट सैंपल पे टिक लगाओ। राइट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट बाय 30%, तो एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट पे टिक लगाओ। राइट ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 5% ऑन डेटर, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे टिक लगाओ। Proprietor withdrew 1,000 for his private use. This amount is included in journal expenses. तो journal expenses पे adjustment उस पर टिक लगाओ। Charge 5% managers commission net profit after charging his commission, तो after word को underline करो, underline after word। There is a contingent liability, there is a contingent liability of 20,000 respect of court case। ठीक है, अब देखो इसका अपन को क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं? जो हमारा वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल। फिर कैपिटल में से अपन क्या करते हैं? लेस करते हैं ड्राइंग। कैपिटल में से लेस करते हैं ड्राइंग। तो कितने की ड्राइंग आपको दे रखी है? 8,500। फिर परचेज आपको दे रखी है, तो परचेज पे एक एडजस्टमेंट था आपका, तो यहां लिखेंगे टू परचेज। कितने की परचेज है? 2,80,000 की परचेज है। इस पे एडजस्टमेंट था पॉइंट नंबर 1, कह रहे गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अपन ने स्टाफ को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करे? गुड्स बांट दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये आपका कहलाता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तो एंट्री होगी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना? कितने की गुड्स बांटे? 5,000। तो आपकी बिजनेस की जो परचेज है वो कितने से कम होगी? 5,000 से। तो लेस करेंगे इसमें से क्या? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना? 5,000। और ये जो आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है कितना? 4,000। ये लेस करके कितना आ जाएगा? परचेज लेस करके आ जाएगा 2,75,000। पावर, तो पावर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे पावर 11,000। पावर से पहले क्वेश्चन में वेजेस आपको गिवन है, तो वेजेस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस। कितना है वेजेस आपका? 30,000। वेजेस के बाद अब पावर हो गया डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, मशीन में से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है,
तो डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 2000। फिर है एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट, तो इस पर एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 3। कह रहे हैं इसमें से 30% अपन को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करना है कितना 30% इसमें से अपन को राइट ऑफ करना है। तो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट नाम का कितना खर्चा है आपके पास, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट है कितना 15,000 है। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट नाम का कितना खर्चा है आपका 15,000। अभी 15,000 में से 30% खर्चा अपन को राइट ऑफ करना है, इसका मतलब इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो 15,000 का 30% कितना होता है 4,500, तो 30% राइट ऑफ करना है, तो ये तो डेबिट हो जाएगा कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो रिमेनिंग बचा 70%, तो 15,000 का 70%, तो रिमेनिंग बचा आपका 10,500। तो ये जो 10,500 इसको अभी राइट ऑफ नहीं करना, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, इट इज शोन इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ फिक्टिशियस असेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट कितना खर्चा राइट ऑफ करना है 4,500। और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 10,500, जो हमें अभी राइट ऑफ नहीं करना, उसको अपन बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट कितना 10,500। उसके बाद आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी फिक्स असेट होती है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा है 70,000। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान रखनी है आपको, ऊपर दे रखा था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है इस प्लांट एंड मशीनरी में से लेस हो चुका है। नीचे जब एडजस्टमेंट में गिवन होता है तब होता है कि वो जब डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो उस कंडीशन में वो डेप्रिसिएशन आपके असेट में से लेस नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं उसको असेट में से लेस करके शो करते हैं। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये आपके असेट में से माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो उसको अपन ने कहा दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज आ जाएगा कितना 70,000। गुडविल के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो गुडविल हमारा क्या होता है इनटेंजिबल असेट होता है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे गुडविल कितना है 18,000। एजेंट सैंपल्स ये भी हमारे असेट होते हैं, एजेंट सैंपल्स ये भी हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे एजेंट सैंपल कितने हैं 6,000। इसको क्या कर रहा है डेप्रिसिएट बाय 25%, इस पे अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है 25%। देखो अब ये डेप्रिसिएशन आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन इस असेट में से माइनस नहीं हो रखा, इसलिए मैं इसको यहां से माइनस कर रहा हूं। तो इसका निकालेंगे कितना 25%, तो इसका 25% आएगा 1,500, तो ये लेस करके वैल्यू आ जाएगी 4,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल कितना डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने, डेप्रिसिएशन लगाया कितना 1,500, ठीक है। एजेंट सैंपल्स के बाद आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू
ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 35,000। फिर है डेटर्स, अब इसमें एडजस्टमेंट है डेटर्स पे। क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 4, राइट ऑफ 2,200 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है क्या आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है, नील। ऐड करेंगे इसमें अपन फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, फर्दर बैड डेब्ट्स वो होते हैं विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो नीचे एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं कितने 2,200। फिर लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा होता है, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में कितना 2,000। फिर ऐड करेंगे इसमें क्या अपन, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कैसे निकालेंगे, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो क्वेश्चन में डेटर्स आपको गिवन है कितने दे रखे हैं 26,200 के, 26,200 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, पॉइंट नंबर 4, फर्दर बैड डेब्ट्स इज 2,200 इनटू रेट। रेट आपको दे रखा है 5%। तो आपका न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये आ जाएगा 1,200। इसको एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद आपका पॉजिटिव आ रहा है कितना 1,400। तो ये आपका बैलेंस है किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। ये बैलेंस है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। तो इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना प्रोविजन निकला था 1,400, कितना था 1,400। और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे डेटर्स। कितने के डेटर्स थे आपके पास, डेटर्स थे आपके पास 26,200 के। इसमें से लेस करेंगे सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या लेस करेंगे सबसे पहले, फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स थे कितने के 2,200 के, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे पॉइंट नंबर 4 में। फिर लेस करेंगे इसमें से क्या, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन क्या है, दिस इज योर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,200। मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस 1,400 इज द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन कितना है 1,200 है, और यहां पे अपन क्या लेस करते हैं, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो आपके डेटर्स का जो बैलेंस है, डेटर्स का बैलेंस बचा कितना 22,800। उसके बाद आपको दे रखा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको गिवन है, तो कैश एट बैंक आपको दे रखा है कितना 16,000। उसके बाद कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपको गिवन है, तो कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट होता है, ये गिवन है आपके पास कितना 22,800। सैलरी, अब सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द सैलरी। तो इसको एज इट इज लिख देंगे बैलेंस शीट की, सॉरी सैलरीज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 47,000। सैलरी के बाद है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस पे एक एडजस्टमेंट था, पॉइंट नंबर 5, प्रोपराइटर विड्रू 1,000 फॉर प्राइवेट यूज, मतलब ये ड्राइंग्स हो गई। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस, लेकिन बाय मिस्टेक
ये अमाउंट अपन से काय में इंक्लूड हो गया, जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गया। तो जर्नल एक्सपेंसेस आपका गिवन है कितना, जर्नल एक्सपेंसेस आपको गिवन है 7,000, 17,000 लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग, तो ड्राइंग्स कितनी है आपकी 1,000 की, तो ये आ जाएगा आपका कितना 16,000, गलती से इसके अंदर इंक्लूड हो गई थी ये। और ये जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं वर्किंग नोट में कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी ड्राइंग कितने की 1,000 रुपीज़ की। समझ में आ गई क्या बात कि 1,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी थी, बाय मिस्टेक वो जर्नल एक्सपेंस में इंक्लूड हो गई, तो मैंने जर्नल एक्सपेंसेस में से वो ड्राइंग हटा दी और ये ड्राइंग काय में से लेस करते हैं वर्किंग नोट में कैपिटल में से, तो मैंने कैपिटल में से लेस कर दिया। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 900। सैलरी टू एजेंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू एजेंट, टू सैलरी टू एजेंट कितना है 21,000। रेंट एंड इंश्योरेंस, तो रेंट एंड इंश्योरेंस है, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट एंड इंश्योरेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू रेंट एंड इंश्योरेंस इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 23,000। फिर है डिस्काउंट अलाउड, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 7,000। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को अपन क्या करते हैं, इसको अपन डेबिट कर देते हैं कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस करके लिखते हैं, एक ही बात है 2,900। फिर है कमीशन टू एजेंट, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू कमीशन टू एजेंट इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना दे रखा है कमीशन एजेंट का 3,200। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल आपको गिवन है कितने की, कैपिटल आपको गिवन है 1,50,000 की। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं 45,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, कितनी है 9,000। रेंट रिसीव्ड, ये हमारा रेंट रिसीव क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, तो जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा रेंट रिसीव्ड कितना 2,000। उसके बाद है परचेज रिटर्न, तो इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे या फिर आप इसको डेबिट साइड में परचेज में से लेस करके भी शो कर सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न कितना है 15,000। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स को क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स हुई है 4,40,000। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया। फिर है आपका डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, तो डिस्काउंट रिसीव है आपका कितना 3,500। फिर एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000। दूसरा इसको बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000।
अब देखो, पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 हो गया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 है मैनेजर्स कमीशन, को बाद में देखते हैं, और 7th भी मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या करेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं पहले। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट से अगर टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो इधर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 1,47,100। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू profit and loss account. It will be transferred to profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,47,100। इसके पहले बनाया तो तुम उसमें है कि नहीं? तेरा बन गया नेक्स्ट स्टेप में हुआ। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, तो इसका क्या हो रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, और मैनेजर्स का कमीशन भी अभी अपन को देना है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करा, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ रहा है आपका 21,000। तो इसको एक बार यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर दोबारा इसको क्रेडिट साइड में अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। अब पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा था, 5% मैनेज चार्ज, 5% मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर के केस में मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, आफ्टर के केस में मैनेजर्स कमीशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट है आपका कितना, 21,000, रेट आपको दे रखा है 5%, तो 5/100 प्लस 5। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये मैनेजर्स कमीशन निकल के आएगा कितना, 1,000। कितना आएगा, 1,000। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना, 1,000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना, 1,000। अब इसका जो बैलेंस है 21 माइनस 1 कितना बचा, 20,000 आया बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 20,000 बैलेंसिंग फिगर है ये आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में अपन ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट आपका गिवन है 20,000 रुपीज़ का। तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी कैपिटल, एडलेस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी 1,60,500, और इसको लिखेंगे अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग कैपिटल 1,60,500, और ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये इक्वल हो जाएगा, ये आ रहा है 2,15,500। अब इसका लास्ट एडजस्टमेंट देखो, लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 में आपसे कह रहा है क्या,
कि देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस. व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? क्या होती है कंटीजेंट लायबिलिटी? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर की किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे क्या करता है, डिपेंड करता है. क्या होता है, क्या बोला मैंने? व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज करो 25 मार्च को मेरी फैक्ट्री में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरा कोई वर्कर था उसके इंजरी हो गई, तो मैंने एज अ कंपनसेशन उसको 4 लाख रुपीज पे करे. लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे को तो कंपनसेशन में 6 लाख रुपीज चाहिए. तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 4 लाख ही पे करूंगा. तो उसने क्या करा, मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया, मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया. तो अब 31 मार्च आ गई, मेरा अकाउंटिंग एंड हो गया, लेकिन कोर्ट का डिसीजन नहीं आया अभी तक. अब कोर्ट यानी कोर्ट का डिसीजन अब 31 मार्च के बाद आएगा. अगर कोर्ट केस मैं जीत जाता हूं तो यानी मेरे को उसको कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं देना, मेरे को 4 लाख ही देना है. लेकिन अगर सामने वाला, अगर मेरा वर्कर अगर कोर्ट केस जीत गया तो मेरे को 2 लाख का कंपनसेशन और देना पड़ेगा. तो ये जो 2 लाख रुपीज है ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी. क्यों? तो और मैंने अभी आपको क्या बताया, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर की किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है. तो अगर कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में आया तो मेरे को कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा, और कोर्ट का डिसीजन अगर मेरे अगेंस्ट में आ गया तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा. तो ये होती है कंटीजेंट लायबिलिटी. समझ में आ गया व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? एक ऐसी लायबिलिटी ऑफ विच जिसका अराइज होना किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है. और ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट अपन क्या करते हैं, शो करते हैं. बैलेंस शीट के नीचे इस तरीके से नोट डाल के अपन शो करते हैं कि देयर इज अ कंटीजेंट there is a contingent liability, there is a contingent liability of rupees 20,000 of court case. ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया. एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, तो वो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है. और कंटीजेंट लायबिलिटी को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट अपन इस तरीके से नोट डाल के शो करते हैं, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. क्लियर है? Now take out illustration number 18. From the following trial balance of Mr. A, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. ये दे रखी है आपको, लिखा है wages include 2000 for the erection of new machine. तो wages पे टिक लगा दो, wages पे एडजस्टमेंट है. Stock on 31st March is इतना. Provide depreciation on machinery, write off patents, copyright and goodwill 33 by 1/3%. तो मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल इन सब पे एडजस्टमेंट है. सैलरी अनपेड है 8,000 की. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ शम विल इररिकवेबल. ठीक है, डेटर्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है. क्रिएट प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर. रेंट इज पेड अप टू 31st जुलाई एंड इंश्योरेंस प्रीपेड इज 250. अब इसका अपन को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है.
देखो ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ये हो गया आपका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। लाइबिलिटीज अमाउंट, assets amount, उसके बाद ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इलस्ट्रेशन 18। देखो सबसे पहले आपको कैश दे रखा है, तो सबसे पहले कैश दे रखा है तो कैश आपका करंट एसेट होता है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे कैश। कितना कैश आपको गिवन है? कैश आपको गिवन है कितना? 10,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 41,300। फिर वेजेस है, इस पे एक एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1, वेजेस इंक्लूड 2,000 इंकर्ड फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। तो अपन ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन में कि न्यू असेट्स, किसी भी फिक्स असेट को खरीदते समय एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंसेस, और हम उनको क्या करते हैं? असेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, असेट की कॉस्ट में ही क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपन ने एक नई मशीन खरीदी और न्यू मशीन परचेज करते समय अपन ने 2,000 रुपीज की क्या करे थे? इरेक्शन चार्जेस पे करे थे फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीन, और गलती से ही जो 2,000 रुपीज है वेजेस में इंक्लूड हो गए। तो वेजेस में से तो हटा देते हैं और इसको काय में ऐड कर देते हैं। ये न्यू मशीन खरीदते समय खर्चा हुआ है, तो ये मशीन की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां लिखेंगे टू वेजेस। तो वेजेस आपको दे रखा है 22,525। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया है? इसके अंदर इंक्लूड हो गया है इरेक्शन ऑफ मशीनरी, इरेक्शन चार्जेस इंक्लूड हो गए कितने के? 2,000 रुपीज के। तो ये बैलेंस कितना बच गया? 20,525। इसमें आपसे ये कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि अपन ने एक न्यू मशीन परचेज करी, न्यू मशीनरी परचेज करी। तो ये आपको पता होगा कि किसी भी फिक्स असेट को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस होता है, प्लस उस फिक्स असेट को खरीदते टाइम और भी जो खर्चे होते हैं वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंस ही होते हैं, ठीक है ना। और फिक्स एसेट को खरीदते टाइम जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चा होता है, वो अपन अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट में ही क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यू मशीन खरीदते समय अपन ने 2,000 के इरेक्शन चार्जेस पे करे थे, जो बाय मिस्टेक आपकी इस वेजेस में इंक्लूड हो गए,
जो बाय मिस्टेक इस वेजेस में इंक्लूड हो गए, तो अपन को अब इसको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये मैंने इस वेजेस में से तो माइनस कर दिया, क्योंकि इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वेजेस में से तो माइनस कर दिया। और ये खर्चा कब हुआ? प्लांट एंड मशीनरी खरीदते टाइम। तो क्वेश्चन में देखो आपको मशीनरी दे रखी है, देखिए मशीनरी दे रखी है आपको कितने की? 16,000 की। उसमें ये 2,000 का खर्चा अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2,000 का खर्चा उसमें अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी आपकी मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? आपकी मशीन की कॉस्ट हो गई 18,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज। तो परचेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। टू परचेज, कितनी परचेज है? 1,30,295। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड आपको दे रखा है कितना? 3,200 का रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 3,200। रिपेयर, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिपेयर 1,675। बैड डेब्ट्स, अब इस पे एडजस्टमेंट है। ये जो इस पे एडजस्टमेंट दे रखा है ना बैड डेब्ट्स का, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। इसको एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको रिवाइज करके जाना है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्या कह रहा है? पहले तो डेटर्स हैं आपके पास, सुनना बहुत ध्यान से। डेटर्स है आपके पास 30,000 के, दिख गए? उसके अंदर क्या लिखा है? इंक्लूडिंग शाम फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 800। इन डेटर्स के अंदर एक डेटर है हमारा शाम, जिसका बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। कितने का? 800 का। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द शाम बिल इज इररिकवेबल। बोले इस 800 में से 400 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं, तो 400 रुपए नहीं मिलेंगे, तो मतलब ये तो आपके बैड डेब्ट्स हो गए। और बचा हुआ 400 रुपए क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग 400 रुपए वो क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। रिमेनिंग 400 रुपए क्या हो जाएंगे? रिकवर हो जाएंगे। फिर क्या था? क्रिएट 5% ऑन अदर डेटर्स। जो आपके अदर डेटर्स है उस पर 5% का आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। अब बहुत ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या लिखते हैं? सबसे पहले बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स लिखते हैं सबसे पहले? विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स आपको गिवन है कितने के? 2,310। फिर ऐड करते हैं अपन फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या ऐड करते हैं अपन? फर्दर बैड डेब्ट्स। तो क्या कह रहा था कि इन डेटर्स के अंदर एक हमारा डेटर है शाम 800 रुपीज का, जिसका बीआर डिसऑनर्ड हो गया था। कह रहा था उससे आधा अमाउंट ही अब रिकवर होगा, यानी आधा अमाउंट ही रिकवर होगा, मतलब बाकी का जो आधा है वो अब रिकवर नहीं होगा। तो बाकी का जो आधा रिकवर नहीं होगा मतलब वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो इस एक तरीके से ये आपके क्या हो गए? फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। कितने के? 400 के। फिर लेस क्या करते हैं अपन इसमें से? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा? जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो। तो ट्रायल बैलेंस में आपको कोई प्रोविजन गिवन नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना अब इसको। क्या ऐड करेंगे? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सुनना बहुत ध्यान से। अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस पे बनाते हैं? कंसेप्ट क्या था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस पे बनाते हैं? ऐसे डेटर्स जिन पे मेरे को डाउट होता है कि इनसे पैसा नेक्स्ट ईयर मेरे को रिकवर्ड नहीं होगा, उनके लिए अपन क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं। क्या बोला मैंने? सुनना दोबारा ध्यान से। अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस पे बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर में जो हमारे पास डेटर बच जाते हैं, उनमें से वो डेटर जिन पे मेरे को डाउट होता है कि इनसे अमाउंट रिकवर होगा या नहीं होगा नेक्स्ट ईयर में, तो जिन पे मेरे को डाउट होता है कि इनसे पैसा रिकवर होने वाला है या नहीं है, उन डेटर्स के ऊपर अपन उन डेटर्स का अपन क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं।
दिस इज द कंसेप्ट। अब सुनो, टोटल 30,000 के डेटर्स थे, 400 के तो बैड डेब्ट्स हो गए 400 के बैड डेब्ट्स, और जो रिमेनिंग 400 है वो अब अपन को रिकवर हो जाएगा। तो 30,000 में से 400 का तो पता है कि ये तो डूब गया पैसा, और ये अपन को रिकवर हो जाएगा। यानी डाउट किस पे बचा, जो रिमेनिंग बचा ना 29,200 के डेटर्स, इन पे मेरे को डाउट है कि इनसे पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। टोटल 30,000 में से 800 का तो हिसाब क्लियर हो गया। ये जो 800 है, ये जो 800 रुपीज है, इसका तो मेरे को हिसाब क्लियर हो गया कि 400 तो मेरे को मिलने वाले नहीं है और 400 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। तो ये 30,000 में से ये 800 का तो मेरे को क्लियर हो गया हिसाब। तो अब रिमेनिंग कितने डेटर्स बच गए, 29,200 के डेटर्स रिमेनिंग बच गए, जिसका भी मेरे को पता नहीं है कि इनसे पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। तो इन 29,200 पे, इस 29,200 पे मैं क्या बनाऊंगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा, जो कि कितना बनाना है आपको, 5%, जो कि कितना बनाना है आपको, 5%। आई क्या बात समझ में? जो कंसेप्ट है वो समझो कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो बनाने का कंसेप्ट क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास जो डेटर्स बच गए, इसमें से जिन डेटर्स का मेरे को डाउट है कि इनसे अगले साल पैसा रिकवर नहीं होने वाला, उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाता हूं। अब यहाँ पे टोटल 30,000 के डेटर्स थे, तो इसमें से भाई 400 रुपए के तो बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब इनसे तो आएगा ही नहीं, और जो बचा हुआ 400 है वो रिकवर हो गया शाम का, वो रिकवर हो जाएगा। तो यानी अब 30,000 में से 800 का तो हिसाब हो गया, रिमेनिंग कितने बच गए, 29,200। इस पे मेरे को शक है कि इनसे पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो उस पे मैंने 5% क्या बना दिया, न्यू प्रोविजन बना दिया। कितना आया, 1460। इसको एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है 4170। क्या आ रहा है, 4170। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4160, और क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं आपके पास ट्रायल बैलेंस में, 30,000 के, लेस करेंगे इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 400 के, और लेस करेंगे अपन क्या, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाया अपन ने, 1460। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 1460। ठीक है, तो यानी आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स का बैलेंस बचा कितना, 28,140। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जरा क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखा है, लोन एट 12%। क्या मतलब है लोन एट 12% का, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने लोन ले रखा है 20,000 का, ये जो लोन आपने ले रखा है 20,000 का, इस पे आपको 12% की रेट से क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। बट ये लोन हमने कब लिया था, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं, 9 महीने। तो 9 महीने का जो इंटरेस्ट है 9 मंथ्स का, ये जो इंटरेस्ट है आपका वो आ रहा है आपका 1800। कितना आ रहा है, 1800। तो 9 मंथ्स का, 9 महीने का जो आपका लोन पे इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है आपका 1800। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना दे रखा है, 600, जबकि इंटरेस्ट का करंट ईयर का खर्चा कितना है, 1800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो सारा खर्चा अपन को शो करना होता है जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे आपने उसको पे कराओ या ना पे कराओ। तो ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1200, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1200।
फिर है सैलरी, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। क्या लिखा है सैलरी के लिए? 8,000 की सैलरी है। क्या कह रहे हैं सैलरी के लिए? पॉइंट नंबर 4 अनपेड है 800, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 800, तो ये आ जाएगा 8,800। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। सैलरी के बाद इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? है, तो इंश्योरेंस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस। कितना दे रखा है इंश्योरेंस आपका? 1,000 का। क्या कह रहे हैं इंश्योरेंस के लिए आपसे कि पॉइंट नंबर 7 इंश्योरेंस प्रीपेड है 250, तो प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो लेस कर देंगे प्रीपेड। कितना प्रीपेड है? 250, तो यहाँ आ जाएगा 750। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 250। उसके बाद है चैरिटी, तो चैरिटी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू चैरिटी। कितना चैरिटी है? 125। उसके बाद रेंट है, तो रेंट पे भी कोई एडजस्टमेंट है क्या? है, रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई। रेंट आपका कब तक का पे हो गया? 31 जुलाई तक का रेंट पे हो गया, तो 2,000 रुपये का रेंट है, 31 जुलाई तक का पे है, तो 12 महीने तो मेरे करंट इसमें आ गए, और अप्रैल मई जून जुलाई, तो यानी ये रेंट कितने महीने का है? 16 महीने का। ये रेंट आपका कितने मंथ्स का हो गया? 16 मंथ्स का। क्वेश्चन में लिखा है कि ये रेंट 31 जुलाई तक का पे है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये जो 4 महीने ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएंगे, तो 2,000 रुपये रेंट है 16 महीने का, तो 4 महीने जो मेरे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं, तो उसका रेंट कितना हो गया? 500 रुपये। यानी 2,000 में से 500 रुपये का रेंट है जो मेरे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, जो मैंने करंट ईयर में पे कर दिया है, तो उसको यहाँ लिखेंगे टू रेंट। कितना है? 2,000। इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड रेंट, लेस करेंगे प्रीपेड रेंट। कितना? 500, तो ये आ जाएगा 1,500। और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना? 500। रेंट के बाद क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है क्या? इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस। कितना दे रखा है? 1,000। फिर है चैरिटी, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे चैरिटी। चैरिटी आपका दे रखा है कितना? 125। चैरिटी मैंने लिख दिया था, अच्छा सॉरी, इंश्योरेंस और चैरिटी मैंने लिख दिए थे पहले ही, गलती हो, दोबारा लिख दी। यस, रेंट के बाद मशीनरी, तो मशीनरी है, ये अपन ने लिख दी थी 16,000 की थी, और उसमें से 2,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ मशीनरी खर्चा हुआ था, वो गलती से वेजेस में जोड़ दिया था, तो वेजेस से हटा के वापस इसमें ऐड कर दिया, तो मशीन कितने की हो गई? 18,000 की। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है? 5%, तो 18,000 का 5% कितना होता है? 900, तो ये आ जाएगा 17,100। और ये डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना था डेप्रिसिएशन मशीन पे? 900। कितना है डेप्रिसिएशन आपका मशीन पे?
₹900 का डेप्रिसिएशन है किस पे, मशीन पे। ठीक है, मशीनरी के बाद नेक्स्ट है डेटर्स, वो अपन ने कर ही लिए। पेटेंट्स, पेटेंट्स आपको गिवन है, पेटेंट्स आपको दे रखे हैं कितने के, पेटेंट्स आपको दे रखे हैं 7,500 के। ठीक है ना, क्या कह रहा है इसमें से 33/1/3% राइट ऑफ करने हैं, तो 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है। 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है। तो 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है। तो लेस करेंगे, इसको क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है। तो लेस रिटर्न ऑफ कितना, 1/3। मैंने क्या बताया आपको, 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है। तो 7,500 का 1/3, तो 7,500 का 1/3 कितना होता है, 2,500। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5,000। पेटेंट्स कितने आ गए, 5,000। तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, कितने पेटेंट्स राइट ऑफ करने हैं, 5, कितना किया था राइट ऑफ, 2,500, 2,500। पेटेंट्स के बाद है कॉपीराइट, ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉपीराइट, कितना है कॉपीराइट, कॉपीराइट है 18,600। इसमें से भी 1/3 आपको राइट ऑफ करने हैं, तो लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, तो कितना राइट ऑफ करना है आपको इनको, इसमें से 1/3। तो 18,600 का 1/3 कितना होता है, 6,200। तो ये आ जाएगा 12,400। और यहाँ पे अपन लिखेंगे यहाँ लिखेंगे टू कॉपीराइट, टू कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, कितना राइट ऑफ किया था कॉपीराइट अपन ने, 6,200। तो यहाँ लिखेंगे टू कॉपीराइट रिटर्न ऑफ 6,200। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा था, गुडविल। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे गुडविल, गुडविल आपको दे रखी है कितने की, 21,000 की। इसमें से भी आपको 1/3 राइट ऑफ करना है, तो लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, तो 21,000 का 1/3, 21,000 का 1/3 कितना होता है, 7,000। तो 21,000 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा, 14,000। और इसको भी यहाँ लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, कितनी गुडविल राइट ऑफ कर दी अपन ने गुडविल राइट ऑफ कर दी है कितने की, 7,000 की। अब आपको सेल्स दे रखी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, कितना सेल है, 1,96,200। उसके बाद रिटर्न है, तो ये आपकी परचेज रिटर्न है, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिटर्न 195। लोन है, तो लोन आपकी लायबिलिटी होती है,
तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे लोन कितना है 20%, इसके इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया था। क्रेडिटर्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,305। कैश डिस्काउंट है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट 530। फिर कैपिटल दे रखी है 68,900, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल 68,900। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपका? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,925। और दूसरा इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक आपका? 40,925। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे हो गए। अब अपन इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। कितना आ रहा है? 42,000। इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 42,000। इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट 7110, और इसको अपन यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है? 7110। तो ये एडलेस करके क्या आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल? तो ये जो आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ये आ रही है 76,010। तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, क्लोजिंग कैपिटल कितना? 76,010, और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। समझ में आई बात?